हेलो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल फिट एंड फाइन। आप सभी लोग देख रहे हैं हमारा अपना चैनल एजुकेट कंप्यूटर क्लासेस। तो स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आए। तो स्टूडेंट, आज के हमारे इस टॉपिक में हम आपको 10वीं कक्षा के विज्ञान सब्जेक्ट के पाठ नंबर 6 जे प्रक्रम के क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। जो हमारी पिछली वीडियो थी इसमें हमने पार्ट नंबर 1 से इसे स्टार्ट किया था, जो आज पार्ट नंबर 9 है। यहाँ पर आज के हमारे इस पार्ट के मतलब इस लेसन के सारे क्वेश्चन आंसर ख़त्म होते हैं। इसकी नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तब वो हमारी पार्ट 7 से आएगी। तो यहाँ पर पार्ट 6 के आज लास्ट क्वेश्चन आंसर है इस पार्ट नंबर 9 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है। मतलब जाइलम और फ्लोएम की जो पदार्थ के वहन होता है उसमें क्या अंतर है। तो आंसर होगा इसका जाइलम निर्जीव ऊतक है। ये जड़ों से जल और घुले हुए लवणों को पत्तियों तक पहुँचाते हैं। मतलब जाइलम क्या होता है, एक निर्जीव ऊतक है जिसमें कोई भी जान नहीं होती है। ये जड़ों से जल को मतलब जल और घुले हुए लवणों को पत्तियों में पहुंचाते हैं। मतलब जड़ों के द्वारा क्या करते हैं, ये जल और मतलब जो लवण होते हैं उनको पत्तियों तक पहुंचाते हैं। फिर फ्लोएम सजीव ऊतक है। मतलब इसके अंदर जाइलम तो निर्जीव है पर जो फ्लोएम है वो कैसा ऊतक है, सजीव ऊतक है। फिर ये पत्तियों में तैयार शर्करा को पौधों के सभी भागों में पहुँचाते हैं। मतलब इनके पत्तियों में जो ग्लूकोज तैयार होता है उसको पौधों के सभी भागों में पहुँचाते हैं। जाइलम ऊपर की तरह गति करने में सहायक होता है। मतलब जो जाइलम होता है वो जड़ों के द्वारा ऊपर पेड़ पौधों में ऊपर की तरह गति करता है और जो फ्लोएम होता है वो पेड़ पौधों से ऊपर से नीचे की तरफ गति करता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि फुसफुस में कुपिका तथा विक्र में विक्राणु नेफ्रॉन की रचना तथा क्रिया विधि की तुलना कीजिए। तो उत्तर होगा फुसफुस में कुपिकाएँ तो और वृक्क में विक्राणु। तो यहाँ पर नंबर 1 है कि मानव शरीर में विद्यमान दोनों फेफड़े में बहुत अधिक संख्या में कुपिकाएँ होती हैं। मतलब जो फुसफुस में कुपिकाएँ होती है तो मानव शरीर में मतलब इंसान के शरीर में दोनों फेफड़ों में अधिक संख्या में कुपिकाएँ होती हैं। फिर विक्र में विक्राणु, तो नंबर 1 में लिखा है कि मानव शरीर में विक्र संख्या में 2 होते हैं। मानव शरीर में जो मतलब जो विक्र होते हैं वो कितनी संख्या होती है, 2 होती है। और उस संख्या में कुपिकाएँ होती है जो प्रत्येक वृक्क में 10 लाख विक्राणु होते हैं। जिसके अंदर कुपिकाएँ तो होती हैं और उसके अंदर प्रत्येक विक्र के अंदर 10 लाख से अधिक विक्राणु होते हैं। फिर इसका सेकंड नंबर है कि प्रत्येक कुपिका प्याले के आकार जैसी होती है। मतलब मनुष्य की बॉडी के अंदर जो कुपिकाएँ होती हैं वो किस आकार की होती हैं, प्याले के आकार की। और प्रत्येक विक्राणु महीन धागे की आकृति, मतलब जो विक्राणु होता है वो महीन धागे की जैसे पतला होता है। फिर थर्ड नंबर है कि कुपिका दोहरी दीवार से निर्मित होती है। मतलब जो कुपिका होती है वो 2 दीवारों से निर्मित होती है। फिर इसके बाद थर्ड है कि विक्राणु के एक सिरे पर प्याले के आकार का मेथेपिघन संपुट विद्यमान होता है। मतलब यहाँ पर दोहरी दीवार होती है और इसके विक्राणु के एक सिरे पर प्याले के आकार का मेलपिघन संपुट विद्यमान होता है। फिर चौथा, इसमें कुपिका की दोनों दीवारों के बीच रुधिर कोशिकाओं का संघन जाल बिछा होता है। मतलब कुपिका के जो 2 दीवार होती है उस दोनों दीवार के बीच में क्या होता है, रुधिर कोशिकाओं का सघन मतलब एक तरीके का जाल बिछा रहता है। मतलब कुपिका की दोनों जो दीवार होती है उसके बीच में। और इसमें बोमेट संपुट की रुधिर कोशिकाओं का गुच्छ उपस्थित होता है जिसे कोशिका गुच्छ कहते हैं। जैसे यहाँ पर बीच में रुधिर होता है ऐसा यहाँ पर कोशिकाओं का एक गुच्छ मतलब गुच्छा होता है। फिर अगला है कि कुपिकाएँ वायु भरने पर फैल जाती है। मतलब कुपिकाओं के अंदर जैसी हवा भरी जाती है तो वह फैल जाती है और विक्राणु में ऐसी क्रिया नहीं होती। मतलब विक्राणु के अंदर हवा भरकर उसे फैलाने की ऐसी कोई क्रिया नहीं होती है। फिर छठवां कि यहाँ रुधिर की लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन प्राप्त कर लेती है तथा प्लाज्मा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड कुपिका में चली जाती है। मतलब रुधिर की जो लाल रुधिर कणिकाएँ होती हैं वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से प्राप्त कर लेती हैं तथा प्लाज्मा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को कुपिका में तक पहुंचाती है। इसका है 6 नंबर का कि कोशिका गुच्छ में रुधिर में उपस्थित व्यर्थ पदार्थ छन जाते हैं। मतलब जो रुधिर मतलब हमारे जो विषाणु होते हैं उसके अंदर गुच्छे से क्या होता है, व्यर्थ के पदार्थ छन के अलग अलग हो जाते हैं। फिर 7वां इसमें कि कुपिकाओं में गैसीय आदान प्रदान के बाद फेफड़ों में संकुचन से कुपिकाओं में भारी वायु शरीर से बाहर निकल जाती है। मतलब फिर जो
जो गैस का आदान प्रदान होता है, फेफड़ों का संकुचन, तो इसमें कुपिका में जो भी बाहरी वायु या हवा भरी होती है वो शरीर के से निकल जाती हैं। फिर 7th इसमें कि मूत्र निवाहिका में मूत्र बहाकर मूत्राशय इकट्ठा हो जाता और वहाँ से मूत्र मार्ग द्वारा उसे निकाल दिया जाता। तो यहाँ पर जो बेस्ट मतलब जो बेकार चीज़ें होती हैं जिनका यूज़ नहीं बॉडी में होता उनको उसमें से निकाल के बाहर कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट यह आपके पार्ट नंबर 6 के सबसे लास्ट क्वेश्चन आंसर थे। तो इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, लिखें या अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। या आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई भी टॉपिक तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए ताकि उससे रिलेटेड मैं आपके लिए कोई न्यू वीडियो बना सकूं। थैंक यू।